शुभ प्रभात क्लास 6 के स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई कहानी और इस कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी और इसके लेखक हैं श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस कहानी के बारे में आपको बता दूं कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस कहानी। कहानी का पूरा नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस कहानी के लेखक श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, दादाजी। इनका बहुत योगदान रहा है हिंदी को एक स्थान दिलाने के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, काव्य यानी कि कविताएं लिखी हैं और अनुवाद किए हैं, निबंध लिखे हैं और इनकी मुख्य कृतियां हैं भक्त, सर्वस्व और भारत दुर्दशा। 6 जनवरी 1885 में इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। यही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं अंधेर नगरी, उसके ये कुछ पात्र हैं, एक गुरुजी और उनके 2 चेले शिष्य। आइए पढ़ते हैं ये कहानी जो आपकी किताब में एक नाटक के रूप में लिखित है। अंधेर नगरी, पूरा नाम इसका अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी यानी कि ऐसी नगरी, ऐसा नगर, ऐसा शहर जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। वहां कुछ भी सही तरीके से नहीं होता है। और चौपट राजा यानी कि जो उनका शासक है, जो राजा है, वह भी ऐसा है जो अपनी नगरी को, अपने नगर को मैनेज नहीं कर सकता है। यानी जैसी नगरी है वैसा ही उनका राजा है। मूर्ख राजा आप कह सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, पहला दृश्य यानी कि फर्स्ट सीन। नगर के बाहर सड़क पर महंत जी और उनके 2 चेले बात कर रहे होते हैं। महंत यानी कि गुरुजी। यहां आप देख सकते हैं, ये है गुरुजी और इनके ये 2 चेले हैं। ये किसी नगर जा पहुंचते हैं और वहां उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है, क्या बातचीत होती है। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से ही बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाएं। तो उनके आने का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है? वो आते हैं कि घूम घूम कर वो लोग भिक्षा ले सकें, भीख ले सकें लोगों से, नगरवासियों से। नारायण दास, एक चेले ने कहा, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद आएगा। देखने में तो यह नगर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम लोग को भीख भी अच्छी मिले तो मजा ही आ जाए। महान, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ। एक को कहते हैं कि तुम पश्चिम की तरफ जाओ और दूसरा पूर्व की तरफ जाए, ताकि वो लोग जाकर भीख ले सकें। दूसरे दृश्य में जो शिष्य है गोवर्धन दास, वो बाजार पहुंचता है और बाजार में जैसा कि आप जानते हैं बहुत तरीके के दुकानदार होते हैं, होटल्स होते हैं, सब्जियां बिकती हैं, फल बिकते हैं। तो वो वहां पहुंचता है और गोवर्धन दास पूछता है, क्यों भाई सेठ, आटे का क्या भाव है? बनिया, टके सेर। तो जो व्यवसायी होता है वो कहता है टके सेर। टका कहते हैं पुराने समय के एक सिक्के को, आप कह सकते हैं कि 1 रुपया समझने के लिए, और सेर मतलब केजी, 1 किलोग्राम। 1 रुपए में 1 किलोग्राम।
गोवर्धन दास और चावल टके सेर, यानी आटा भी 1 रुपया किलो और चावल भी 1 रुपया या 1 सिक्का प्रति किलो। और चीनी टके सेर, यानी चीनी का भी वही रेट है। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास, कुंजड़िन कहते हैं सब्जी वाली को जो सब्जी बेचती है। क्यों? भाजी क्या भाव है, यानी भाजी का, सब्जी का क्या मूल्य है? बाबा जी टके सेर, यानी सब्जी भी, जो भी सब्जी ले लो 1 रुपया किलो। वाह, सब भाजी टके सेर, बड़ा आनंद है। यहां तो सभी चीजें टके सेर है, यानी चावल लो, आटा लो, चीनी लो, सब्जी लो, फल लो, एवरीथिंग इज 1 रुपीज पर केजी। तब वो एक हलवाई की दुकान में जाता है, यानी कि होटल में जहां मिठाइयां बिकती हैं। क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव है? टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है। सचमुच सब टके सेर, हलवाई हाँ बाबा हाँ, सब कुछ सब टके सेर। यहां सब चीजें टके सेर ही बिकती हैं, यानी किसी भी तरह की मिठाई ले लो वो भी 1 रुपये में और 1 सिक्के में 1 किलो मिल जाएगा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो वो गोवर्धन दास अपने से कहता है कि कैसी अंधेर नगरी है और चौपट राजा है यहाँ के, 1 रुपये में सब्जी भी मिल जाती है और 1 रुपये में खाजा। खाजा यहाँ कहते हैं एक विशेष तरीके की मिठाई होती है, उसको खाजा कहते हैं। तो सब्जी का भी रेट 1 रुपया और मिठाई का भी मूल्य 1 ही रुपया। तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ, वह हलवाई बोलता है। गोवर्धन दास, बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा उसे लेकर, यानी कि जो चेला है गोवर्धन दास, उसे लेकर चला जाता है। 3.5 केजी वो मिठाई खरीदता है। तब आता है तीसरा दृश्य, जैसे कि स्टेज पर सीन चेंज होते हैं, सो दिस इज द थर्ड सीन। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। ये लोग क्यों दूसरे दिशा से आते हैं? क्योंकि एक पश्चिम की ओर दिशा में जाता है और दूसरा पूर्व की दिशा में, और फिर वे लोग लौटते हैं। यहां ये लोग मिलते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है, यानी जरूर तुमने कुछ अच्छा ही लाया होगा। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली है, यानी मैंने 3.5 सेर मिठाई खरीदी है। महंत, बच्चा यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा। यह अंधेर नगरी है, उसके राजा का नाम चौपट है। यहाँ 1 रुपये में सब्जी भी मिलती है 1 केजी, और 1 रुपये में 1 केजी मिठाई भी मिल जाती है। तो इस पर गुरुजी क्या कहते हैं? तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना सही बात नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता हो। यहां रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहां सब कुछ एक ही रेट में, एक ही भाव में मिल रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है। 2 पैसे पास में रहने से पेट से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब यही गुरुजी के कहने के बावजूद भी गोवर्धन दास उनके साथ नहीं जाना चाहता है, वह नगर नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे वहां बहुत मजा है, कम पैसे में ही सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी कहते हैं फिर से, देख बच्चा, पीछे पछताएगा, यू विल रिग्रेट। मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो मेरे पीछे पछताएगा, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा, अन्यथा मेरे साथ अभी ही चलो। तो मैं जाता हूं, गुरुजी फिर से बोलते हैं, पर इतना कह देता हूं कि कभी संकट पड़े तो मुझे याद करना। तो महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गुरुजी दूसरे शिष्य को लेकर
उस नगर से चले जाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास वहीं बैठ के मिठाई खाने लगता है। अब जो नेक्स्ट सीन है वो एक राज दरबार का है। यहां देख सकते हो कि एक राजा है। सो राज्यसभा में राजा, मंत्री, नौकर सब अपने अपने जगह बैठे हुए हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है कि ध्वनि सुनाई देती है, मतलब कोई फरियादी आता है जिसे न्याय चाहिए, तो फरियादी क्या बोलता है, महाराज कल्लू की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। यानी उसकी बकरी किसी कल्लू नाम के आदमी के दीवार गिरने की वजह से दब गई है और वह राजा से न्याय चाहता है। तो राजा क्या कहते हैं अपने सैनिकों से, अच्छा कल्लू को पकड़ के ले आओ। फिर कल्लू को पकड़ के लेके आया जाता है। क्यों कल्लू, दीवार कैसे गिर गई? कल्लू, महाराज कारीगर ने दीवार बनाई थी। अब कल्लू ने तो दीवार बनाई नहीं ना, वो किसी मिस्त्री या कारीगर ने बनाया होगा। राजा, जाओ कारीगर को पकड़कर ले आओ। कल्लू जाता है और कारीगर को पकड़कर ले आता है। राजा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब लगाया कि दीवार गिर गई। पहले जमाने में चूना लगाकर दीवार बनाते थे, जैसे अभी सीमेंट वगैरह लगाते हैं, उस समय चूने का भी इस्तेमाल होता था। तो राजा ने क्या किया, ठीक है कारीगर को छोड़ो, अब किसको बुलाओ, चूने वाले को बुलाओ। सो कारीगर जाता है और अब चूना वाला आता है। क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया होगा, इसलिए चूना कमजोर हो गया। अब आप लोग ने ये वर्ड तो कभी सुना नहीं होगा, ये शब्द भिष्टी। भिष्टी कहते हैं उस आदमी को जो पुराने जमाने में पानी लेकर घर जाता था। पहले के जमाने में पाइप्स नहीं थे, आपके घर में पानी नहीं पहुंचता था। भिष्टी ही वो आदमी था जो पानी धोकर ले जाता था। कैसे लेकर जाता था, अपनी मशक में। ड्रम्स वगैरह नहीं थे, सिंटेक्स वगैरह नहीं थे, तो चमड़े की एक बड़ी सी थैली होती थी जिसमें पानी भरा जाता था। इसलिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में जोड़ दिया है कि आपको समझ में। ये है राज दरबार, जहां राजा है, मंत्री है, सैनिक वगैरह है, और यहीं पर ये केस चल रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि ये आदमी जो है ये है भिष्टी, यानी पानी ढोने वाला मजदूर, और ये है उसका चमड़े का बैग या थैला जिसमें पानी होता है, इसको कहते हैं मशक, और यहीं से पानी निकलता है। तो चूने वाले ने कहा ये मेरी गलती नहीं है, ये भिष्टी की गलती है, उसी ने ज्यादा पानी मिला दिया होगा इसलिए चूना कमजोर हो गया। तो राजा कहते हैं कि आप भिष्टी को बुलाओ। चूने वाला जाता है और भिष्टी अंदर आता है राज दरबार में। क्यों भिष्टी, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, यानी मेरा कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। सब कोई ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कोई स्वीकारता नहीं कि मेरी गलती है, वो दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं। उसने क्या कहा, कसाई ने, यानी जो मीट वगैरह बनाता है, मीट का कारोबार करता है, तो चमड़े की थैली उसी ने बनाई, इसलिए गलती उसकी है। तो ठीक है, जाकर कसाई को बुलाओ। नौकर जाते हैं, भिष्टी को निकालते हैं और अब कसाई आता है। क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज अब ये भी दोष अपने ऊपर नहीं ले रहा है। ये क्या कहता है, गरेड़िए ने टके से में ऐसी बड़ी भेड़ बेची जिससे बड़ी मशक बन गई। ये चमड़े का जो थैला होता है ये बकरे के स्किन से बनाया जाता है। तो उसने कहा मुझे गरेड़िए ने यानी शेपर्ड ने बड़ी भेड़ बेच दी 1 रुपए में, तो बड़ा बन गया, तो पानी ज्यादा गिर गया। तो महाराज किसको बुलाते हैं, गरेड़िए को बुलाते हैं। अच्छा, इस कसाई को निकालो और गरेड़िए को बुलाओ। गरेड़िए ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? तो गरेड़िया भी अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहता। वो क्या कहता है,
उधर से कोतवाल साहब की सवारी जा रही थी। कोतवाल यानी कि आप कह सकते हैं थाना प्रभारी, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आप समझ सकते हैं पुलिस इंस्पेक्टर। सो उस जमाने का पुलिस अधिकारी, उसकी सवारी आ रही थी। इस कारण मैंने छोटी बड़ी का ख्याल नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उसने दोष लगा दिया पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर। वो उनकी सवारी आ रही थी इसलिए मैं देख नहीं सका, छोटी और बड़ी मैंने बड़ी भेड़ दे दी। तो इसको निकालो और किसको लेके आओ, पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर आओ, कोतवाल को लेकर आओ। क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली कि गरेड़िए ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। अब कोतवाल वो क्या करे, उसने क्या कहा, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जा रहा था। शहर के इंतजाम यानी अब कौन दोषी होगा, शहर के सारे लोग, नगर के सारे लोग। मंत्री ने अपने आप सोचा, अपने आप से कहा यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मंत्री थोड़ा चालाक था, उसने सोचा राजा तो मूर्ख है ही है, अगर इसे पता चला कि इसके पीछे शहर के सारे लोग हैं तो सबको फांसी दे देगा या पूरा का पूरा नगर जला देगा। इसलिए उसने एक युक्ति लगाई। उसने कहा कोतवाल से, या नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली। शहरवाद की बात छोड़ो, तुम हो रिस्पॉन्सिबल, तुम हो दोषी, तुमने क्यों अपनी सवारी इतनी शानदार निकाली। राजा ने तुरंत बात पकड़ी। राजा ने क्या कहा, हाँ, या नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल चिल्लाता रहा, महाराज महाराज, लेकिन महाराज ने कहा, राजा ने कहा, महाराज महाराज कुछ नहीं, ले जाओ इस कोतवाल को और इसे शीघ्र यानी जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर सैनिक ले गए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से राजा ने अपना न्याय किया। कल्लू से बात शुरू हुई और इधर उधर करते करते अंत में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक पुलिस इंस्पेक्टर को फांसी दी जा रही है। पांचवा दृश्य, जंगल में बैठकर वो दूसरा शिष्य गोवर्धन दास मिठाई खा रहा था। तो यहां देख सकते हो मोटा ताजा है गोवर्धन दास और उसके सामने मिठाइयां रखी है, वो मिठाई खा रहा होता है और खुद से कहता है, गुरुजी ने हमको नाहक ही यहां रहने को मना किया था। माना कि यह देश बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं जो मुझे डर हो। गुरुजी बिना मतलब में बोलते रहते हैं, यहां मत रहो, वहां मत रहो, ये नगर छोड़ दो। कितना बढ़िया है ये नगर, खाने के लिए कितना कुछ मिल जाता है। तो पहला सिपाही, चल मिठाई खाकर बहुत मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। तो सिपाही से कह रहे हैं, आज तुझे पता चलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, यह आफत कहां से आ गई, यह मुसीबत कहां से आ गई। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। दूसरा सिपाही, आप मोटे हैं इसलिए आपको फांसी लगेगी। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि चूंकि तुम मोटे हो इसलिए तुम्हें फांसी लगेगी। मोटा होने से फांसी, यह काम का न्याय है। अरे साधुओं से हंसी नहीं की जा सकती। वो बोल रहा है कि साधुओं से मजाक मत करो। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ोगे तब तुम्हें मालूम होगा कि हंसी है या फांसी। जब तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सच में फांसी लगने वाली है। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चले। अब वे थोड़े उत्तेजित हो गए और बोलने लगे, सीधी तरह से चलो वरना घसीट कर ले जाएंगे। गोवर्धन दास, बात क्या है कि एक साधु आदमी को नाहक ही फांसी पर चढ़ाना चाहते हो, व्यर्थ में, बिना मतलब कि मुझे तुम लोग फांसी पर चढ़ाना चाहते हो, ऐसा मैंने किया क्या है। पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ, यानी राजा ने कोतवाल को कहा इसे फांसी पर चढ़ा दो। जब फांसी देने को उसे ले जा रहे थे तो क्या हुआ, फांसी का फंदा बड़ा निकला, यानी जो गले में लगाते हैं ना वो बड़ा था।
और कोतवाल साहब थे बहुत पतले दुबले। तो महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो। आप लोगों को तो मालूम ही है कि राजा मूर्ख थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये पतला आदमी फिट नहीं हो रहा है इसमें, तो इसमें एक मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि दीवार के नीचे दब कर बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा देना जरूरी है। बकरी चूंकि मर गई है, इसीलिए मैं किसी न किसी को तो फांसी दूंगा ही नहीं। अब ये कोतवाल पतला निकला तो क्या करेंगे, कोई मोटा आदमी पकड़कर इसे फांसी दे दो। गोवर्धन दास यानी कि वो शिष्य चिल्लाते रह जाता है, लेकिन ये सैनिक उसे पकड़कर ले जाते हैं। छठा दृश्य, शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश। हाय बाप रे, गोवर्धन दास कहता है, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी चढ़ा रहे हो? अरे भाइयों, धर्म का कुछ तो ख्याल करो, मुझे छोड़ दो। रोता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। हाय, मैंने गुरु जी का कहना न माना, उसी का फल है। तब उसे पछतावा होता है। गुरु जी ने भी पहले कहा था, पछताओगे तुम बाद में, नहीं तो अभी हमारे साथ चलो। और ये भी कहा था, जब कभी मुसीबत में पड़ो तो मुझे याद करना। तो वो चिल्लाता है, गुरु जी आप कहाँ हो? आइए मुझे बचाइए गुरु जी। और गुरु जी वहीं आते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है, क्या हालत बना ली है तुमने? वह हाथ जोड़कर गुरु जी से पूछता है, गुरु जी दीवार के नीचे एक बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है और मैंने कुछ किया भी नहीं, मुझे बचाइए। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस नगर में रहना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने नहीं सुना, मेरी बात नहीं मानी। गोवर्धन दास पैर पकड़कर रोता है, मैंने आपका कहा नहीं माना, मुझे उसी का फल मिला है। लेकिन गुरु जी भी तो थे, गुरु जी बहुत ज्ञानी, तो वो क्या कहते हैं, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे, भगवान सब ठीक करेंगे। उसके बाद उन्होंने सिपाहियों से कहा, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग ज्यादा किनारे हो जाओ। सिपाही महाराज हम हट जाते हैं, आप बेशक अपना उपदेश दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं गुरु जी, अपने इस चेले के कान में कुछ कहते हैं। ठीक है, चेले के कान में कुछ कहते हैं। और ठीक उसके बाद शिष्य क्या कहता है, तब तो गुरु जी हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि चेला बोलने लगा, मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। तब गुरु जी बोलते, नहीं नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानते, हम बूढ़े हो गए हैं, हमें फांसी पर चढ़ने दो। तो गोवर्धन दास क्या कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको अवधि गति से क्या, फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। इस प्रकार से दोनों एक प्लान के तहत आपस में लड़ने झगड़ने का नाटक करते हैं। पहला सिपाही, भाई क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। और इतने में ही राजा, मंत्री और कोतवाल भी आते हैं। यहाँ तुम देख सकते हो, ये है गुरु जी और ये है उनका शिष्य और ये है सिपाही, राजा और उसके सैनिक भी, सब कुछ चले आते हैं वहां। राजा पूछते हैं, यह क्या गोलमाल है, क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो? पहला सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा और गुरु जी कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं क्या बात है। तो इस पर राजा गुरु से पूछते हैं, बाबा जी बोलो, आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? महंत क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा कहां जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। तो मंत्री इस पर डरने लगता है, तब तो मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गोवर्धन दास बोलता है, नहीं नहीं, राजा ने मुझे हुक्म दिया है, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और कोतवाल बोलता है, गलती तो मेरी थी, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। और इस तरीके से सब लोग चाहते हैं कि वो फांसी पर चढ़े, ताकि सीधा सीधा डायरेक्टली स्वर्ग पहुंचे। तो इतने में राजा क्या बोलते हैं, चुप रहो। सब लोग राजा के जीते जी स्वर्ग पहुंच जा सकता है, चुप रहो सब लोग। मेरे जीते जी यानी राजा के जीते जी स्वर्ग पहुंच जाएगा।
इस राज्य में सबसे बड़ा मैं हूं, हमको फांसी चढ़ाओ, हमको जल्दी जल्दी। और उसके बाद वो जहां फांसी दी जा रही होती है ये जगह, वो वहां चले जाते हैं और राजा खुद फांसी पर चढ़ जाते हैं। ये है चौपट राजा और फांसी चढ़ जाते हैं इसी लोक में कि वो सीधा स्वर्ग जाएंगे। और इस तरह से शिष्य की जान बच जाती है। और यही कहानी का और इस नाटक का अंत होता है। इससे शिक्षा क्या मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। जब भी आदमी बिना सोचे समझे कोई काम करता है तो अवश्य उसे इसका फल मिलता है। और दूसरी शिक्षा मिलती है कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनकी हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ ही ये कहानी, ये नाटक खत्म होता है। आप लोग भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। How many pieces are there? एक क्लास Sir, one.